नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के ही नहीं, अब तो मैं कह सकता हूं कि देश के कुछ चुनिंदा ऐसे चिंतक, विचारकों, लेखक और पत्रकारों में उनको शुमार किया जाता है। भाऊ तोरेसकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, और अलग-अलग विषयों पर हमने पहले भी बात की है। आज हम खास तौर से भाऊ से बात करेंगे राजस्थान में जो नया प्रकरण हुआ है। वैसे तो पिछले कई दिन से वहां राजनीतिक उठापटक चल रही है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर वहां भी कांग्रेस सरकार में बगावत हुई है। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 से लेकर के 24 विधायकों ने बगावत की थी, इस्तीफे दिए थे, सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। और यहां भी सचिन पायलट के नेतृत्व में करीब 18 विधायकों के नाम तो सामने आ ही गए हैं जो बगावत पर आमादा हैं, और वो अशोक गहलोत के प्रति अब वफादार नहीं हैं। उन्होंने एक तरीके से उनके नेतृत्व में अविश्वास जाहिर किया है। तो हाई कमान तक पहुंचा, हाई कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर इस बीच एक नया प्रकरण जो है वो सामने आया है। वो ये है, कल रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह दावा किया था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और जो भंवरलाल शर्मा है राजस्थान के विधायक, और एक संजय जैन जो जयपुर में बेस हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन सब के बीच टेलीफोन पर खिचड़ी पक रही थी, सरकार गिराने की, कुछ लेन देन की चर्चा चल रही थी। तो जो एसओजी बनाई हुई है अशोक गहलोत सरकार ने, उसने एक कांग्रेस नेता की शिकायत पर नए मामले दर्ज किए। उसके बाद संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, और भंवरलाल शर्मा से पूछताछ करने के लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछताछ करने के लिए एसओजी की जो टीम है वो मानेसर और दिल्ली भी रवाना हुई। लेकिन सबसे अहम सवाल इसमें ये खड़ा हुआ है कि अगर कोई टेप हुआ है, अगर कोई इस तरह का टेप सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है, रन कर रहा है, तो क्या इस तरह से किसी की बातचीत को टेप किया जा सकता है? और जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं उस टेप के असली होने का, इसके कानूनी पहलू क्या हैं? और क्या अशोक गहलोत और उनकी सरकार इस प्रकरण पर फंसती हुई दिखाई दे रही है? भाऊ, आप इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देखते हैं? तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ये तो पुलिस का मामला चल रहा है। अगर पुलिस आ जाती है तो क्रिमिनोलॉजी आ जाती है, क्योंकि गुनाह का तपास हो रहा है, चौकसी हो रही है। तो क्रिमिनोलॉजी में एक मोडस ऑपरेंडी बोली जाती है कि जो गुनहगार होता है, क्रिमिनल होता है, उसका एक गुनाह करने का ढंग होता है, उसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। जी। अब ये जो टेप आई है, ये तो कांग्रेस की पुरानी मोडस ऑपरेंडी है, इसमें नई बात कुछ कोई नहीं है। हम्म। अब अगर 7-8 साल पीछे चले जाए जी। तो ऐसे ही एक ऑडियो टेप आई थी, उस पर बड़ा गजब मचा था, गजब हुआ था हम्म। कि सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी, कोबरा पोस्ट या जी। तहलका, ये सब आप जानते हैं, स्टिंग जी। ऑपरेशन। जी। तो उसका आगे चलकर क्या हुआ? हम्म। आगे चलकर क्या हुआ, उस पर कांग्रेस में बड़ा बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया था। हम्म। किसी एक लड़की का पीछा पुलिस करती है हम्म। और उसके जो ऑर्डर्स है वो अमित शाह देते हैं, ऐसा बोला जाता था उस समय। अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, और उनका जो सफेद दाढ़ी, काला दाढ़ी, कोई दो पुलिस अफसर्स बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उसका आगे चलकर क्या हुआ? तो क्रिमिनल था ही नहीं, वो पॉलिटिकल मामला था, उसको इसका उन्होंने उसको क्रिमिनल बना दिया। तो ऐसे झूठे जो कोई एविडेंस है वो बनाना, ये कांग्रेस की पुरानी मोडस ऑपरेंडी है। उसके पीछे आप अगर 18 साल 17 साल चले जाए
तो संजीव भट्ट का एक मामला आया था गुजरात में, जो दंगे फसाद हुए, तो वो सब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे और उनके इशारे पर हुए, ऐसा दावा किया गया। अच्छा, इसका एविडेंस क्या था, सबूत क्या था? तो सबूत था संजीव भट्ट नाम के जो आईपीएस अफसर थे, उनका बयान। उन्होंने बताया था कि चीफ मिनिस्टर ने साबरमती की जो घटना, साबरमती एक्सप्रेस की जो घटना हुई थी गोधरा में, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने एक मीटिंग ले ली बड़े पुलिस अफसरों की, और उनको बोल दिया कि भाई 2-3 दिन हिंदुओं को अपना बदला लेने दो, तब तक किसी को हाथ मत लगाओ, होने दो। तो ये आगे चलकर उस पर एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 एसआईटी बनाई ऐसे जो मामले थे उसकी जांच करने के लिए। और उसमें ये यानी पहली बात यह है कि मोदी के खिलाफ जो लोग हैं, टिस्टा सेटलवाड़ और उनका जो आका है, बॉस है, वो कांग्रेस थी। तो उनके इशारे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी एसआईटी बनाई, उसने ढूंढकर निकाला ये संजीव भट्ट एक नंबर का झूठा है। उन्होंने पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि जिस दिन ये मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर के बंगले पर, उस दिन उस मीटिंग में संजीव भट्ट था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि झूठे एविडेंस कैसे बनाए जाते हैं, सबूत, वो आपको समझना जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने और ढूंढा, तो मैं वहां था और चीफ मिनिस्टर ये बोला है, ऐसा दावा संजीव भट्ट करता रहा। फिर उसने अपना ड्राइवर जो था उसका एक एफिडेविट सबमिट किया था कि इसी ड्राइवर ने मुझे चीफ मिनिस्टर के बंगले पर छोड़ा था उस दिन, उस मीटिंग के लिए। तो ड्राइवर का जो एफिडेविट था उसकी भी जांच हुई और उसमें से ये निकल कर आया कि उस दिन वो ड्राइवर गुजरात में भी था नहीं। अहमदाबाद की बात, गांधीनगर की बात ही छोड़ो, ये तो महाराष्ट्र में डहाणू के पास कहीं था। तो जो एसआईटी कांग्रेस और टिस्टा सेटलवाड़ उनके आग्रह पर बनाई गई, उसने ढूंढकर निकाला कि संजीव भट्ट और उसके दावे पर सब चला रहे वो कैसे झूठे हैं, वो उनके ही आग्रह पर बनी एसआईटी ने तय किया था। तो बात ऐसी है कि झूठा सबूत बनाना ये इनकी खासियत है। फिर आगे चलकर प्रदीप शर्मा नाम के एक आईएएस अधिकारी थे गुजरात में, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कुछ बनाया था, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जी। तो वो बार बार संजीव भट्ट का जो दाखला था वो दे रहे थे। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर संजीव भट्ट का रेफरेंस अब निकालेंगे नहीं तो आपकी जो याचिका है वही खारिज करनी पड़ेगी। तब जाके वो एफिडेविट उन्होंने निकाला। इतने झूठे सबूत बनाए जाते हैं। और इसके बारे में आपको मैं और एक समझो 30-35 साल पुरानी बात बता दूं। चार्ल्स शोभराज, ये नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। ये चार्ल्स शोभराज पकड़ा गया था और तिहाड़ जेल में था, उधर से भाग गया, फिर उसको गोवा में पकड़ा था। तो उसका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। वो बोला था, मैंने कम से कम 2 दर्जन देशों में क्राइम किए, लेकिन सिर्फ इंडिया में, भारत में मैं पकड़ा गया। तो इसलिए पकड़ा गया कि यहां कानूनन झूठे सबूत बनाए जा सकते हैं और वो झूठे सबूत कोर्ट में सच्चे पेश किए जाते हैं और माने भी जाते हैं। इसलिए मैं यहां पकड़ा गया। तो अभी ये एक बोला, आपके अव्वल क्रिमिनल ये बोल रहा है। तो कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी आप समझ सकते हैं। एक के बाद इन्होंने इतने झूठे सबूत। अब अभी आपको एक बात और बता दूं कि सोहराबुद्दीन की केस चल रही थी, उसमें इन्वेस्टिगेशन के दरमियान अमित शाह को तो कुछ महीने अंदर जाके बिठाया है एसआईटी करके जी। आखिर में क्या हुआ, वो तो निर्दोष सिद्ध हुए, लेकिन उसको राजस्थान के और आंध्र के कुछ पुलिस अफसरों ने भी सोहराबुद्दीन को किडनैप करके
लाने में मदद की थी। ऐसी न्यूज जोर जोर से उस समय का जो CNN IBN चैनल था, उस पर राजनीति सरदेसाई ने चलाई थी। जी उस पर त्रिवेदी नाम के आंध्रा के IPS अधिकारी ने डिफेमेशन की केस डाली थी। जी। वो केस लगभग 12 साल चली। और अच्छा, वो अभी जो चल रहा है वही वहां था। तो सुप्रीम कोर्ट तक राजदीप सरदेसाई गए वो खारिज करने के लिए, लेकिन खारिज नहीं हुई। तब जाके इन्होंने बताया कि मेरे पास कोई न्यूज थी ही नहीं, कोई एविडेंस था ही नहीं, मैं फेक न्यूज चला रहा था, मैं झूठी न्यूज चला रहा था। तो सिर्फ बताइए। सिर्फ कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी नहीं, कांग्रेस नाम का एक जो इकोसिस्टम है उसकी ये मोडस ऑपरेंडी है कि कोई एक झूठा सबूत बनाओ और उसका बवाल मचा दो। अभी हाल ही में आपको याद होगा, एक 2 साल पहले की बात है, लोहिया नाम के जज, उनकी डेथ हुई थी 2014 में। बिल्कुल। उसको लेकर कारवान नाम के मैगजीन में कुछ आर्टिकल छपवाया गया, उसमें झूठी बातें बताई गई। उस पर इतना बवाल बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट तक फिर गए और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में बोला आप झूठ बोल रहे हैं। तो इनको आदत सी बन गई है कांग्रेस को कि अपने को झूठ साबित करने के लिए बार बार कोर्ट में जाते। तो मुझे लगता है राजस्थान का मामला उससे कोई अलग नहीं है, नई बात नहीं है। वो उसी सीरीज में एक नया एपिसोड है कि जाके कोर्ट में थप्पड़ खा के वापस आना। ऐसे तो कितने थप्पड़ खाए तो मैं आपको एक पूरा एपिसोड बना के बता सकता हूं, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं। मैं मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूं। तो ये जो टेप आई है, ये टेप झूठी होगी इसमें मुझे शक नहीं है, ये बना सकते हैं। अभी एक बात हो गई कि कोबरा पोस्ट थी, टहल का था, वो हट गया जी तो अब बॉस को ही मैदान में आना पड़ा है। नहीं तो पहले ये कोबरा पोस्ट या तहलका के मामले लाकर उसका आधार लेते थे, अब ये खुद मैदान में आ गए, हम ही प्रोडक्शन करेंगे। जैसे शाहरुख खान को पहले किसने ब्रेक दिया, सलमान खान को दिया, वो खुद ही बाद में प्रोड्यूसर हो गए। इसी ढंग से कांग्रेस ने अभी अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, ऐसा मुझे लगता है। भाव 80 के दशक के आखिर में रामकृष्ण हेगड़े प्रकरण आपको याद होगा, एक टेप कांड बड़ा उस समय चर्चा में था। और जब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उसकी पूरी जांच पड़ताल करवाई, तह तक गई, तो पता लगा कि एक DIG के जरिए आदेश जारी करवा करके वो सब करवाया गया था। अल्टीमेटली उस समय रामकृष्ण हेगड़े को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से ये सब किया था। क्या इसी तरह के हालात राजस्थान में होंगे? ये अगर केंद्र सरकार ने इस पर सख्ती की और इसकी भी ठीक से जांच पड़ताल करा ली तो अशोक गहलोत को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता। ये बात ऐसी है ना कि अगर उसकी राजनीति, ये डेस्परेट होके कुछ कर रहे, इतने बेचैनी है, इतनी बेचैनी कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा उन्हें लगता है। कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए, ऐसा जो बताया जाता है, वैसी बात हो गई है इनकी कि इनके समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ये फंस गए। जिस ढंग से सचिन पायलट का मामला आया है, तो मैंने कल ही एक मराठी में वीडियो बनाया था। सचिन पायलट की एक लगाया गया पिंजरा है, ट्रैप है, उसमें कांग्रेस फंसी है, कांग्रेस उसमें फंसी है। अभी आप एक छोटी सी बात, बाकी ये बात छोड़ दो, एक मुझे बताओ कि जी आप देखिए कि ये इतने बड़बड़ा रहे हैं, सचिन पायलट तो कुछ भी नहीं बोल रहा है और जो कुछ बोला है वो उसके कैंप से जो भी कुछ बाहर है वो ऐसा लगता है कि किसी बड़े वकील के सलाह से चल रहा है। अभी देखो, ये बोले गद्दारी कर रहा है, ये बीजेपी में जाने वाला है, बहुत कुछ उसके साथ बात हुई है, उसकी टेढ़ी हुई है, लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैंने बीजेपी को हराया है।
उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये वकील की सलाह पर बोला गया सेंटेंस है। हर बात आप अभी दूसरी बात देखो कि हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ये हर मामले में किस साइड से खड़े थे, आज किस साइड में खड़े हैं। जी जी। दूसरी बात कि आकर जहां बीजेपी की सत्ता है वहां ही आकर छुप गए। ये मोडस ऑपरेंडी आपको दिखती है बीजेपी की भी, कि बीजेपी सामने नहीं आई है लेकिन वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट पूरा दे रही है, पूरा दे रही है। तो अगर आपको ये देखो गेम होता है, गेम में धोनी आपको या विराट कोहली आपको नहीं बताएगा कि मैं कौन सा बॉलर कब लाऊंगा, तो आपको उसी ढंग से अपना बैट्समैन पेश करना पड़ता है। जी जी। कांग्रेस वो समझ नहीं पा रही, और बात ऐसी है कि अशोक गहलोत एक बात कर रहे हैं, सुरजेवाला और एक कोई बात कर रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेशन आपको नहीं दिखाई देगा। अब देखो कि सचिन, मैंने आपको बोला कि सचिन पायलट एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है कि वो लीगली फंस जाए, लेकिन दूसरी जगह अशोक गहलोत ने क्या बता दिया कि 1.5 साल से मेरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात ही नहीं हुई। हाँ, 18 महीने से बात तो हमारे आपस में डिफरेंसेस है, मनमुटाव है। ये तो इनके साइड का जो गवाह देने वाला है वही बोलकर हो गया। अभी कोर्ट में क्या बोलेगा देखो, खुद क्या बोल रहे हैं। जब हरीश साल्वे या मुकुल रोहतगी की बात करेंगे तो ये रेफरेंस देंगे ना कि अगर इनसे बात ही नहीं हो रही तो मिनिस्ट्री मंत्रिमंडल था उसका मतलब ही क्या है, किसमें सीएम और डिप्टी सीएम आपस में बात ही नहीं करते, और 1.5 साल से ये गवर्नमेंट चली है, इसका मतलब क्या है। हमारा मनमुटाव था, एक हो अशोक गहलोत बोल रहे हैं ना, तो ये कोर्ट के चर्चा में आएगा नहीं, सुनवाई में नहीं आएगा। तो क्या नहीं बोलना चाहिए ये भी इन्होंने किसी वकील से पूछा नहीं है। और दूसरी जगह सचिन पायलट जो है वो एक एक बात वकील की सलाह लेके कर रहा है, ऐसा माहौल है। अब बात ऐसी है कि मैंने परसों आपको उसमें बता दिया कि क्या होगा, अजीब दास्तां है, कहां शुरू कहां खत्म मैंने बोला था, ये अब आपको समझ में आएगा कि कौन क्या कर रहा है। ये जो स्टेज पर खड़े उनको पता नहीं है, और स्टेज पर आया ही नहीं है उसको सब पता है क्या हो रहा है। मानो कि सचिन पायलट की कठपुतलियां बनकर ये खेल रहे हैं। तो हमें ये राजनीति जो समझनी होती है ना, तो उसमें वो समझना होता है कि जो दिखाई नहीं देता, जो बोला नहीं जाता, लेकिन कहा जाता है। अब कल अगर आप मोदी का जो यूएन का भाषण है वो देखे, तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पेंडेमिक में सबसे बड़ा फेल्योर अगर किसका है तो यूएन का है। तो क्या बोल रहे हैं, ये आउटडेटेड हो गई है, अभी उसकी नई रचना करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अब वेटो पावर हमको मिलनी चाहिए, और जो वेटो पावर पहले से है वो आउटडेटेड हो गई। तो ये बोला नहीं है, ये समझने की बात होती है। उसी ढंग से अगर हम सचिन पायलट और गहलोत का मामला बोले, तो जो नहीं बोलना है वो गहलोत रोज बोल रहे हैं जी, और सचिन पायलट बोलता ही नहीं है। अच्छा भाव, कर्नाटक में ये सिद्ध हुआ, मध्य प्रदेश में ये सिद्ध हुआ, अब राजस्थान में सिद्ध हो रहा है। राजनीति का बच्चा भी, जो विद्यार्थी है, जो अभी सीख रहा है कि राजनीति का क ख ग क्या होता है, उसकी भी समझ में आ रहा है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अपनी राज्य इकाइयों को नेतृत्व देने में, उनमें संतुलन साधने में, उनकी गुस्सा नाराजगी दूर करने में, और जो शिकवे शिकायत हैं उनको दूर करने में नाकाम सिद्ध हो रहा है। इसीलिए जगह जगह पार्टी में बगावत हो रही है। लेकिन ये लोग इस्टेब्लिश ये करना चाहते हैं कि दिक्कत इनके भीतर नहीं है, या दिक्कत इनके हाईकमान की नहीं है, दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है। इसके पीछे क्या मानसिकता है इनकी?
तो इसके पीछे मानसिकता यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, और जिम्मेदारी क्या है इसका ही उनको पता नहीं है। अगर जिम्मेदारी का पता होता तो मैं बार बार पार्टी से बहुत लोग अभी कल परसों मुझे मेरा ख्याल है जो जिनको पार्टी से निष्कासित किया, संजय झा बोले कि पार्टी में एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, अस्तित्व की ही समस्या खड़ी हो गई है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहुल गांधी को पता नहीं है कांग्रेस का मतलब क्या है। राजनीति में पार्टी होती है तो पार्टी का मतलब क्या है उनको पता नहीं है, और वही तो उनको तो पार्टी चलानी है। मुझे लगता है मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बता दूं। एक राजा था और वो राजा तो बुढ़ा हो गया जी। अभी राजा के जो दरबारी थे वो सोच में पड़ गए कि इसको तो बेटा नहीं है, अभी आगे जाकर राज चलाएगा कौन। तो एक दिन दबे आवाज में वो राजा से पूछते कि आपको तो बेटा भी नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो गई है, आगे चलकर करेंगे क्या, ये राज चलाएगा कौन। तो राजा थोड़ी बार सोचता है और बोलता है एक काम करो, हमारे किले का जो दरवाजा है, मेन डोर है, वो सुबह खुलेगा तो उससे जो पहला आदमी अंदर आएगा उसको पकड़ के लेके आओ। तो पूरे रात उधर सिपाही खड़े होते हैं और सुबह जो दरवाजा खुलता है सूर्योदय होने के बाद तो एक भिखारी अंदर आता है, तो उसको पकड़ के लाते हैं। तो फटे कपड़े, उसके हाथ में कोई कटोरा है, एक लाठी है चलने के लिए, तो उसको वो डरता है मुझे क्या हो, नहीं चल तू, उसको लाके खड़ा कर देते। तो बोलते हैं क्या कितना गंदा है, उसको जरा साफ करके लाओ, अच्छे कपड़े पहना के लाओ, तो लाके खड़ा करते। तो अच्छा मैं जब मरूंगा उसके बाद ये राजा होगा। अब ये मजे में रहता है, खाता पीता अच्छा है, एक दिन राजा मर जाता है तो ये राजा बन जाता है। अब ये दरबारी उसको पूछते हैं कि महाराज अब हम इस हफ्ते में करे क्या, कारोबार करे तो करे क्या। तो बोलते एक काम करो, अपने राजधानी में जो मार्केट है, बड़ा स्पेस है, उधर बहुत लोग इधर उधर घूमते हैं, तो उनके लिए छोले भटूरे खिलाना शुरू करो। अच्छा ये हो जाता है, शुरू हो जाता है काम, एक हफ्ता जाता है, लोग छोले भटूरे रोज कौन खाएगा, तो ये छोले भटूरे देखकर लोग भागने लगते। तो दरबारी आकर पूछते भाई साहब महाराज आपने बोला था तो हमने किया, लेकिन लोग भाग जाते नहीं खाते। तो बोले तुमको अक्ल है कि ना, रोज कौन खाएगा। अच्छा एक काम करो, कल से हलवा पूरी शुरू करो। तो फिर 7-8 दिन में वही समस्या हो जाती है। तो बोले तो करे तो क्या करे, बोले पकौड़ा खिलाओ, कोई टेस्ट चेंज करो। तो वहां के जो व्यापारी है, उद्योगपति है, काम धंधे वाले, वो तो हैरान हो जाते, हम तो टैक्स भरते ये पैसा उड़ा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा जी। तो आखिर में वो लोग दूसरे राजा के पास जाते हैं कि आ जाओ भाई, तुम तो कम से कम कारोबार करो, ये तो सब हमारा धंधा भी डूब जाएगा, राज तो जाएगा, हमारा धंधा और उद्योग डूब जाने वाले। तो चाल करके आता है, चाल करके आता है, तो दरवाजे के जने जो सीमा है वहां पहुंच जाता है। तो ये दरबारी पूछते महाराज ऐसा ऐसा हो गया तो अभी क्या करे। तो वो उसका जाने दो, तुम क्या खिला रहे हो लोगों को। तो नया कोई पदार्थ बोल देता है और चलता है। तो एक दिन वो जो राजमहल है वहां तक शत्रु की सेना आकर पहुंच जाती है। तो दरबारी बोलते कि महाराज आप कह रहे तो क्या करे, ये तो यहां तक पहुंच गया। तो वो जो राजा है वो बोलता है जिस दिन मुझे पकड़ के लाए थे गेट पर से, वो मेरा कटोरा, वो मेरी लाठी, वो मेरे कपड़े कहाँ है। तो बोलते वो तो गोडाउन में रखे, तो जो लेके आओ, बोलते वो लेके आते हैं। तो अपना सब राजा का जो भेष है उतार देता है, वो फटे कपड़े और कटोरा और लाठी लेके बोलता है चलो आप संभालो, आप मैं निकल जाता हूं जी। तो बोले आप कहाँ निकले। तो बोला मैं तो भिखारी हूं, मैं तो सुबह सुबह जल्दी आता था, तो मार्केट में एक अच्छी जगह थी वो पकड़ने के लिए जल्दी आता था, आपने मुझे राजा बना दिया, अब मुझे जितना हो सकता था तो मैंने कारोबार किया, चलाया राज, अब आप संभालो।
राहुल गांधी ने रिजाइन किया, उसका मतलब समझते हैं। और दरबारी सब हैरान है, अभी करे तो करे क्या। तो ये वो तो कुछ हुआ को मालूम नहीं मुझे, लेकिन यहां हो रहा है, वो तो उसको जो था कटोरा लेके उसको जाने नहीं दे रहे, और वो तो चलाना नहीं चाहता राज। ये कांग्रेस है। अगर ये स्टोरी मजेदार है, लेकिन उसका जो आशय है वो आप समझ ले तो आपको समझेगा कि कांग्रेस की हालत क्या है। फिर हर दरबारी अपनी अकल से काम करना शुरू कर देता है, और उसमें जो सत्यानाश हो जाता है वो कांग्रेस का हुआ। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्टोरी से आपने कांग्रेस की जो अंदरूनी हालत है, जो असलियत है, और नेतृत्व की भी जो असलियत है, वो बहुत कायदे से हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी है कि एक्चुअल में जो नेतृत्व के लायक ही नहीं है, जिसमें इच्छा शक्ति ही नहीं है, जिसमें समझ ही नहीं है, जो उस पद के काबिल ही नहीं है, उसको जबरन वहां पर बैठाने की कोशिश की जा रही है। और वो ना संगठन को संभाल पा रहा है, ना जहां बाई डिफॉल्ट सरकारें बन जाती हैं उन सरकारों को चलवा पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्रियों को और उनके विरोधियों को समझा पा रहे हैं। तो इसमें अब राजस्थान में आपको दिखाई क्या दे रहा है? क्योंकि आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा है कि वहां अघोषित इमरजेंसी जैसी हालत है। इस पूरे टेप कांड की उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी कर डाली है। तो किस तरफ ये सारा घटनाक्रम आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है राजस्थान में? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी इस ढंग से सरकार गिराना चाहती है। वो फोर्स कर रही है कि आप अपने आप गिर जाओ। और इसमें कांग्रेस और गहलोत बीजेपी का कोऑपरेशन कर रहे, पायलट नहीं कर रहे, पायलट नहीं कोऑपरेशन कर रहे, कांग्रेस और गहलोत कोऑपरेशन करती है। क्रिमिनोलॉजी में एक बात और होती है कि अगर एक क्राइम होता है तो उसमें 4 बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ऐसा क्राइम करने वाला क्रिमिनल चाहिए, दूसरी उसका विक्टिम यानी जो पीड़ित है वो होना चाहिए, तीसरी बात उसके पास कुछ मोटिव चाहिए क्राइम करने का, उसको कुछ बेनिफिट चाहिए, और चौथी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसने क्रिमिनल के साथ कोऑपरेशन करना जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि अगर चुनाव के बाद जो सरकार आई है वो गिराने की कोशिश या गिराने का गुनाह भाजपा कर रही है, तो उसके साथ पीड़ित यानी कांग्रेस कोऑपरेट तो कर रही है ना, तो उसका अंजाम क्या होगा आप समझ सकते हैं। अगर आप समझो कि उस समय उस अंधेरा जो समय था रात का और निर्जन एरिया था, वहां से निर्भया जाती ही नहीं, अगर होती ही नहीं तो वो जो बलात्कारी थे वो कुछ कर नहीं पाते थे। जी वो तो बहुत दिनों से वहां से गाड़ी चला रहे थे, बस चला रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे, लेकिन उनको उस जगह वो जो निर्भया थी वो मिली, तो उसको मैं कोऑपरेशन बोलता हूं। सहयोग जो होता है वो ऐसा होता है। और इसमें आप देखें तो कांग्रेस, मैंने बोला आपको कि गहलोत जिस ढंग से बातें कर रहे हैं, कांग्रेस जिस तरीके से बर्ताव कर रही है, उसको मैं सरकार गिराने के लिए कोऑपरेशन मानता हूं। अगर आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। ये जिस ढंग से आपने सचिन पायलट को असंतुष्ट बनाया, वो तो बीजेपी की जरूरत थी ना। आपने जो माल बनाया वो बीजेपी को चाहिए था। चाइना का माल हमारे यहां चलता है क्योंकि हमें चाहिए वो माल, वो बनाता है। अब बीजेपी को जो माल चाहिए था वो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गया, यहाँ सचिन पायलट हो गया। बिल्कुल। तो सचिन पायलट को अस्वस्थ बीजेपी ने असंतुष्ट नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया वो असल गुनेगार है। बिल्कुल तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। सही। भाव बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान पर आपने बहुत ही सार्थक चर्चा की है।
और दर्शकों को बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली होगी कि एक्चुअल में इस सिचुएशन क्या है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।